जय हिंद। हम लोग कल पढ़ चुके थे मगध सम्राट बिंदुसार के बारे में। हम लोग पूर्ण डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या? सम्राट अशोक। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। उसका बेटा का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था? सम्राट अशोक था। यानी कि मौर्य वंश का तृतीय पीढ़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम्राट अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, जो वर्तमान में क्या है? पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। कि कौन सा नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। पटना का यहाँ से क्वेश्चन है बनता है कि पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था, या पाटलिपुत्रा का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर था। और इसका स्थापना किसको माना जाता है? उदयन को माना जाता है। सम्राट अशोक का पिता का नाम अगर जानना हम लोग चाहें तो क्या है? सम्राट अशोक का पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम क्या? शुभांगी। शुभांगी। और दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि सम्राट अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम शुभांगी था, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर हम लोग बात करेंगे कि दादी का नाम क्या था, कितना लोग दादा दादी के साथ रहते हैं तो उनको लगता है कि दादी का नाम भी पता होना चाहिए। तो दादी का नाम क्या था? दुर्धारा। क्या था? दुर्धारा। चंद्रगुप्त की पहली पत्नी का नाम क्या था? दुर्धारा। और दूसरा पत्नी का नाम क्या था? हेलेना या कार्नेलिया। कार्नेलिया भी किसका? सम्राट अशोक के दादी ही हुई। क्या हुई? दादी हुई, जो सिल्कस निकेटर के क्या थी? बेटी थी। इसी से ब्याह कर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र दहेज में लिया था। और पूरे संपूर्ण भारत पर, यानी कि अखंड भारत पर राज करने वाला शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त बना था। इसके पोता के बारे में ही पता हम लोग पढ़ रहे हैं। सम्राट अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था। कब करवाया था? 269 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो कब कराया था? 269 बीसी में। क्योंकि सम्राट अशोक का जो जीवन काल है, जो यहीं से मेनली स्टार्ट होता है। क्योंकि इसके पहले भी है, अवंती का जब राज्यपाल था तो जम्मू कश्मीर में हुआ विरोध बिंदुसार के समय में हुआ था, तो वहां दबाने का काम किया था। और श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर शहर की स्थापना किया था मिलनी। लेकिन जीवन में इसका भूचाल कहां से आता है? 269 बीसी से, यानी कि राज्याभिषेक के बाद। सम्राट अशोक जब राज्याभिषेक यानी कि राजगद्दी पर बैठा, इसके पहले ऐसा कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों को मार कर बैठा था, यानी कि राजा बना था। कितने भाइयों को? अपना 99 भाइयों को मार के बैठा था। ऐसा नहीं था कि एक ही माँ से 99 भाई था। बिंदुसार कई एक ब्याह किया था। कितने ब्याह किया था? कई एक ब्याह किया था, जिससे लगभग 99 भाई था। एगो से तो संभव है नहीं कि 99 पुत्र प्राप्त किया जा सकता। ऐसा तो आप लोग भी जानते कि ऐसा संभव नहीं है। कई एक वो से ब्याह किया था। लगभग बिंदुसार था जो क्या? शतक पुराया था। आप लोग जानते होंगे शतक के बारे में। सब लोग क्रिकेट के फैन होते हैं, हम भी हैं, आप लोग भी होंगे, धोनी विराट कोहली के। तो शतक मतलब 100 होता है, अर्धशतक मतलब 50 होता है। तो क्या पुराले था? शतक पुराले था। 99 भाई को मार दिया था। और 100वां भाई कौन था? सम्राट अशोक था। तो यह से कम। और क्या किया था? 99 भाई को मार कर कुआं में डाल दिया था। कहाँ डाल दिया था? कुआं में डाल दिया था, जो आज भी आगम कुआं के नाम से जाना जाता है पटना में। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि अपने 99 भाइयों को मारकर सभी को कुआं में डाल दिया था। जो पाटलिपुत्रा यानी कि जो वर्तमान में पटना है, वहां आगम कुआं एक जगह का नाम है, जो आगम कुआं के नाम से फेमस हुआ। सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 8वां वर्ष है। देखिए यहाँ से इसका जीवन में मेन इंपॉर्टेंट कार्य स्टार्ट होगा। कितने वर्ष बाद?
राज्याभिषेक से 8वां वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 8वां वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर देता है। यानी कि 8 वर्ष शासन कैला के बाद क्या कर देता है, कलिंग पर आक्रमण कर देता है। उस समय कलिंग का राजधानी क्या था, तोसली था। यहां से भी याद रखिएगा कि कलिंग का राजधानी क्या था, तोसली था। और कितना ईसा पूर्व में आक्रमण करता है, 261 बीसी में। यानी कि 261 बीसी में क्या कर देता है, कलिंग पर आक्रमण कर देता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य है जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन भी पकड़ना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, या कितने बीसी में किया था, कितने ईसा पूर्व में किया था। तो कितने में किया था, 261 ईसा पूर्व में। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो राज्याभिषेक से कितने वर्ष बाद किया था, उसका राज्याभिषेक हुआ उसके कितने बाद किया था, कितनों वर्षों बाद किया था, तो 8वां वर्ष। यानी कि राजा बनना के 8वां वर्ष ने कलिंग पर कौन, सम्राट अशोक ने आक्रमण कर दिया। जब सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग के उड़ीसा में है, उड़ीसा का पुराना नाम है, आप लोग याद रखिएगा। जब सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था, नंद राज। ये भी आप लोग याद करिएगा, कौन था राजा, नंद राज। नंद वंश का नहीं था, ये कंफ्यूजन नहीं होइएगा, नंद राज था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आप लोग हो सके तो लिखते चलिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत पदों में जब वैकेंसी आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी आता है, तो वहां क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो कलिंग का राजा कौन था। एकदम फोकस के साथ पढ़िएगा, एक क्वेश्चन एकदम माइंड में सेट करते चलिएगा। कौन था, नंद राज था। कौन था, नंद राज था। तो आशा करते हैं आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सम्राट अशोक का शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी तक चला था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में क्या है, पटना है। पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुगंधी था, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और दादी का नाम दुर्धारा या हेलना था। हेलना था तो सतीली दादी भी कह सकते हैं क्योंकि दूसरी चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी थे। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। और राज्याभिषेक यानी कि राजा बनना के 8वां वर्ष चंद्रगुप्त सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। और कितने वर्ष पूर्व, मतलब कितने ईस्वी में किया था, ये 20 ईसा पूर्व में किया था, तो 261 ईसा पूर्व में। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था, नंद राज था। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ था। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा कि सम्राट अशोक कलिंग पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया। अब सम्राट अशोक तो कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। अब जब विजय की मतलब उसको जानकारी मिला, किसको, सम्राट अशोक को, कि महाराज आप कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए, हम युद्ध जीत चुके हैं। जब सम्राट अशोक गया इस युद्ध को बाद देखने को, यानी कि विजय हुआ उसको निरीक्षण करने के लिए, जैसे कि राजा था तो ये तो खुद लड़ने गया था नहीं, इसका नेतृत्व में सब लोग सेनापति, सेना होता था, मंत्री वगैरह उसका निर्देशन के अनुसार लड़ रहा था। जब सम्राट अशोक कभी निरीक्षण करने के, कलिंग को निरीक्षण करने के लिए ले गया, नगर को निरीक्षण करने के लिए गया, तो किससे गया, रथ से गया। कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात, इतना नरसंहार हो गया था, इतना लोगों का मौत हुआ था कि आप सोच नहीं सकते हैं। जब सम्राट अशोक निरीक्षण करने के लिए जा रहा था तो उसका पहिया जो था ना, जैसे कि पहिया मतलब आप लोग थे चक्का, चक्का सुने होंगे आप लोग, चक्का नचाए भी होंगे, टायर वाला चक्का नचाते होंगे, साइकिल वाला चक्का नचाने में बहुत ही मजा आता है, आप लोग घुमाए भी होंगे। अब पता ना, बचपन की बात है तो क्या मजा आता था।
तो वो चक्का होता है ना पहिया वाला, जो धंस गया किसों में, लाशों के बीच में। क्या हुआ, लाशों के बीच में। इतना सोचिए कि जब राजा जा रहा था, कलिंग का राजा तो मर गया, नंदराज तो हार गया था, राजा बन गया कौन, सम्राट अशोक। जब ये जा रहा था तो चक्का धंस गया, और क्या हुआ, एकदम इससे सम्राट अशोक देख कर दंग रह गया कि मतलब एक युद्ध के चलते एक छोटा सा एरिया यानी कि कलिंग बहुत अच्छा क्षेत्र था, उसको विजय प्राप्त करने के लिए कितने लोगों के जीवन की आहुति देना पड़ा। सम्राट अशोक के भी सैनिक मारा होगा जी। ऐसा थोड़ी है कि मतलब खाली उहे पार्टी वाला मारता है। जैसे कि युद्ध होता है तो दोनों साइड का लोग मारता है। जैसे आप लोग बचपन में भी लड़ाई करते होंगे या भी गैंगवारी देखते होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम मार के चलाएंगे, आप देखते रहिएगा कि नहीं ये प्रभु है, हम नहीं मार सकते, हाथ नहीं उठाएंगे। पिटाता है तो दोनों साइड वाला। कभी भी कोई गैंग वाला लड़ाई उड़ाई करेगा तो कोई आके कहेगा कि हम फलानमा के मार दिए, उसका गैंगवा के मार के चूट दिए, तो ये गलती बात है। ससुर इहो पिटाया, भले वो कम पिटाया अलग बात है, वो कम पिटाया होगा आप ज्यादा पिटाएंगे, वो ज्यादा पिटाया होगा आप कम पिटाएंगे, लेकिन पिटाना दोनों का तय रहता है। ये लड़ाई में कई एक बार हम फंस चुके देखे थे। एक बार हमको गांव में भी लड़ाई हुआ था, तो इन लड़ाई को देखकर, नरसंहार के देखकर सम्राट अशोक है एकदम दंग रह गया बेचारा का, अपने आप में घृणा होने लगा। और क्या होता है, एक स्थिति और बन जाता है, जब सम्राट अशोक देखने जा रहा था तो उसका एक सैनिक था जो एगो बच्चा को मार दिया तीर से। मतलब उसको उसका मतलब कोई होगा फैमिली मेंबर, पिता माता कोई होंगे जो मारे हुए पड़े थे, तो वो क्या कर रहे थे, सम्राट अशोक के डर से भाग रहे थे। तो बचवा अपना माता पिता के पास जाने जाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका सैनिक मतलब जी मार दिया किसको, सम्राट अशोक के सामने वो बच्चा को। ये देखकर सम्राट अशोक के अपने आप मन में बहुत घृणा महसूस होने लगा। कई एक बार ऐसा काज नहीं हो जाता है, आप ही से हो जाता है या किसी से हो जाता है कि मतलब ये काम ना करना, मतलब शुरू में लगता है कि अच्छा है, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि ये बहुत गलत हो गया। इसी तरह इसको मन में घृणा महसूस होने लगा कि बहुत गलत हुआ, इतने लोगों का हम राजा होते हुए भी ऐसे इतना नफरत, कलिंग के लोग मतलब इतना नरसंहार हो गया कि जब ये सम्राट अशोक गया देखने के लिए तो सब इसे डर कर भागने लगे। क्या होने लगे, डर कर भागने लगे कि भला ना किसको मार देगा, कोनो गारंटी नहीं है, क्योंकि इतना ना मारबे किया था, इतना ना बर्बादे कर दिया कि पूरा एकदम डर कर देख कर भागने लगा। जब सम्राट अशोक युद्ध का निरीक्षण करके मतलब जीता हुआ क्षेत्र को निरीक्षण करके घर आया तो टेंशन में होगा, टेंशन में रहता था। तो कोई भी गलती काम हो जाता है या सही काम हो जाता है तो सही काम में तो खुशी होता है मन से, या लेकिन गलती हो जाता है तो लड़का का एक मेंटलिटी होता है। क्या होता है, गलती या कोई चीज मतलब कोई गलत हो गया या कोई चीज पर रिसर्च कर रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा होगा, तो लड़का अकेले रहना चाहता है कि हम अकेले ही रहें और अकेले ही रहकर उस बात को सोचे। जितना भी हार्ड काम होता है लड़का अकेले ही करने का कोशिश करता है, ये उसका मेंटलिटी है। ये बार से बार डिस्कशन करेगा तो किसको साथ डिस्कशन करेगा, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करेगा, ना तो मैक्सिमम लड़का अकेले ही करता है। अभी घर पर आ गया तो इसको डर से उसके पास कोई जा ही नहीं रहा था कि किसको मतलब क्या बोल देगा, किसे सुना देगा। इसका पत्नी थी, 5 गो पत्नी थी, वो भी जाने से डर रही थी, लेकिन उसमें से एगो फेवरेट पत्नी था जिसको सम्राट अशोक मानता था, कि जिसका नाम क्या था, कारूबाकी था। कहानी को याद रखिए, जिसका नाम क्या था, कारूबाकी। जिसका नाम क्या था, कारूबाकी था। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछ देता है कि किसकी, कारूबाकी। पत्नी का नाम क्या था, कारूबाकी। कारूबाकी जाकर सम्राट अशोक को समझाया कि जे होवेला था जो तो हो ही गया, और तो अब बदल नहीं सकते हैं। आप राजा होते हुए भी मतलब समझ नहीं पाए युद्ध की स्थिति को, पहले आंक नहीं पाए, तो जे हुआ जे तो हो गया, वो तो बदल नहीं सकते हैं। तो ये समझदार थी तो सम्राट अशोक इसको मानता था। अब 5 गो होगी, समझिए रहे होंगे कैसा हो गया, दिमाग खाने वाला। लड़का का मेंटलिटी है, जितना उसका वाइफ काम बोलेगा ना उसे उतना बढ़िया संबंध रहता है।
और बोले तो सही सही बात बोले, एकाध गो तो खाली उल्टे पुल्टे बोलती है, लड़कियन के रहता है मेंटलिटी, लेकिन ये काम बोलती थी या सही सही बात बोलती थी, विचार अच्छा था। तो इसको कहने पर सम्राट अशोक ने ये कारोबाकी समझाई कि आप इस मन छोड़ दीजिए, अब लड़ाई झगड़ा युद्ध को अब त्याग कर दीजिए। तो सम्राट अशोक किसके कहने पर युद्ध को त्याग कर दिया था? अपनी पत्नी कारुबाकी के कहने पर क्या किया था? युद्ध युद्ध से हथियार त्याग कर दिया था कि आज से युद्ध नहीं करेंगे। और इसका एक भतीजा था, सम्राट अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था क्या? भतीजा जिसका नाम था निग्रोध। निग्रोध था, जिसके कहने पर ये क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसके कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो निग्रोध। और किसके कहने पर युद्ध छोड़ा था, यानी कि युद्ध करने से इनकार कर दिया या माना कर दिया, हथियार त्याग कर दिया? तो अपनी पत्नी कारुबाकी के कहने पर ये त्याग कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन और अपना यहाँ होता है क्या कि शुरुआत में सम्राट अशोक था जो ब्राह्मण धर्म को मानता था। किसका मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। लेकिन बाद में कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। किसको? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म में। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को मानता था? आप लोग ये याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था। उसी धर्म के मतलब मानते हुए संलेखना विधि से जाकर कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में क्या किया था? प्राण त्याग दिया था। इसका पिताश्री कौन सा धर्म को मानते थे? आजीवक संप्रदाय का। सम्राट अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। ये कौन सा धर्म मानते थे? तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये तीनों बात मौर्य साम्राज्य से आप लोग को याद होना चाहिए। ये बौद्ध धर्म अपना लिया। और इसका धर्म गुरु, यहाँ से कभी कभी पूछ देता है धर्म गुरु के बारे में कि सम्राट अशोक के धर्म गुरु कौन थे? तो कौन थे सम्राट अशोक का धर्म गुरु? उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के कहने पर, कारुबाकी के कहने पर युद्ध त्याग दिया था, और भतीजा निग्रोध के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म का चर्चा की मतलब धर्म गुरु मतलब शिक्षा दीक्षा देने वाला कौन गुरु बना? उपगुप्त बना। अब कलिंग युद्ध मतलब आप लोग को समाप्त हुआ। कलिंग युद्ध का जानकारी हम लोग को किस रूप में मिलता है? यानी कि हम लोग तो देखने नहीं गए थे कि कलिंग युद्ध हुआ था, तो किस अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख है। ऐसे इसका 14 अभिलेख है जिसके बारे में शिलालेख है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन स्पेशली यहाँ एक क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। थ्योरी से आपको याद हो जाता है, ससुरा क्वेश्चन में भुला जाता है कि नहीं? थ्योरिया तो सबको याद रहता है कि ये चीज हुआ था, तो उसका पत्नी थी जो बड़ी मानता था, तो कम बोलती थी इसलिए मानता था, सब याद रहता है। लेकिन ससुरा मेन आंसर में भुला जाता है। तो याद रखिएगा, हाथी कलिंग युद्ध का चर्चा यानी कि कलिंग युद्ध का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो कौन सा अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। अभिलेख कौन सा अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख, जिसका रचना कौन किया था? जिसका कौन लिखाया था? खारवेल ने लिखवाया था। कौन सा? कौन लिखवाया था? खारवेल। खारवेल ने लिखवाया था। हाथी गुफा अभिलेख है यानी कि शिलालेख कौन लिखवाया था? खारवेल ने लिखवाया था। और कौन सा अभिलेख है ये? 13वां अभिलेख है। 13वां अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से हम लोग को कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। हम आगे अगला क्लास में आप लोग को लेंगे, 14 शिलालेख के बारे में पढ़ाएंगे, स्तंभ लेख के पढ़ाएंगे, और अभिलेख के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये यहाँ तक कलिंग का युद्ध था कि कौन सा हाथी, कौन सा अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है कलिंग युद्ध का? तो याद रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो खारवेल। और ये 13वां अभिलेख से हम लोग का कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है। कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है? कि सर्वप्रथम भारत में अभिलेख लिखने का या शिलालेख लिखने का शुरुआत किसने किया था?
तो किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। अब पूरे विश्व में तो हकबानी वंश के शासक डेरियस ने किया था। कहाँ का? ईरान का शासक था डेरियस, जो पूरे विश्व में यानी कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में वो क्या करता, लिखने, शिलालेख अभिलेख लिखने का शुरुआत किया था। कौन? राजा डेरियस। डेरियस ये ससुरा जहां जाता था ना, डेरियस युद्ध लड़ता था, वहां लिख देता था कि हाँ फलानमा राजा को हराए, उसको इतना सैनिक मारे, ये वो किए। यही देखकर ये सम्राट अशोक ने भारत में अपनाया और ये खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कराया गया, जिसका जानकारी हम लोग को कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। अब सम्राट अशोक ने, यहाँ से चलिए दूसरा पड़ाव पर, यानी कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, पूरा मतलब क्या किया, युद्ध वगैरह छोड़ दिया, राजा बना रहा। ऐसा नहीं कि राज भी त्याग दिया था, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहा और बौद्ध धर्म को ये संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो कौन किया? सम्राट अशोक ने। जब ये बौद्ध धर्म अपनाया तो इसको संरक्षण प्रदान किया और इसे क्या किया? प्रचार प्रसार करने लगा। मतलब इसको बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने लगा कि सब लोगों के पास ये जानकारी जाना चाहिए कि बौद्ध धर्म शरणम बुद्धम गच्छामि के बारे में बताने लगा। सम्राट मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर चलने के लिए सबसे आग्रह करने लगा, आदेश नहीं दिया। ये बात नहीं कि सबको मानना मतलब मेरिटरी है, यानी कि सबको मानना जरूरी है, ऐसा ही नहीं किया। इसका एक बेटा का नाम, एक बेटी थी, एक बेटा और एक बेटी का चर्चा मिलता है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था आप लोग बताइए, आप लोग मन में याद कीजिए, जिसका नाम क्या था? संघमित्रा और महेंद्र। बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम था सॉरी, बेटा का नाम था महेंद्र। एक बेटा था, एक और बेटी थी। बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। अब बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। क्या था बेटी का नाम? संघमित्रा था। ये महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। कहाँ? श्रीलंका में भेजा, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। अब जब महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में पहुंचा तो वहां का जो राजा था, वहां का लोग था, जो ससुरा सब डरा गया, रोवा कानिया स्टार्ट हो गया कि बाप रे बाप, ये तो छोड़ने वाला नहीं है, ये तो आया है मतलब अधिकार करने। और तत्काल में घटा था कलिंग वाला युद्ध हुआ, मतलब युद्ध, जो कलिंग वाला युद्ध तत्काल में घटा था। अब यहाँ वाला सब लोग, यानी कि श्रीलंका वाला लोग सब कहा कि अब तो लगता है युद्ध होना तय है और हम लोग का हारना भी फिक्स है, क्योंकि मगध साम्राज्य समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं था। जब संघमित्रा महेंद्र दोनों मतलब कश्मीर में, यहाँ का सॉरी श्रीलंका में पहुंचा, तो ये बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने की बात किया राजा से कि हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, कोई युद्ध के लिए नहीं आए। तो वहां का जो ससुर श्रीलंका के जो राजा था, वो क्या कर दिया ना कि बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया कि वहां का श्रीलंका का जितने वासी है, जो सब लोग बौद्ध धर्म को मानेगा। वो राजा था जो तो मानवे किया, वो तो बौद्ध धर्म अपनावे किया, लेकिन राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया कि सबको, जितना भी धर्मों को लोग हैं यहाँ, सभी लोग बौद्ध धर्म मानेंगे। सोचिए, डर मतलब प्रभुता था। और बौद्ध धर्म बहुत अच्छा भी है, लेकिन सम्राट अशोक ने ये काम भारत में नहीं किया। अगर चाहता तो सम्राट अशोक भारत का धर्म भी, राष्ट्र धर्म भी घोषित कर सकता था, बौद्ध धर्म को। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया कि मतलब सबको मानना जरूरी है, आप भी बौद्ध धर्म मानिए, हम मान रहे हैं, तो ऐसा इसने नहीं किया। इसने कहा कि आपको जो करना है वो आप मानिए। ऐसा नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म है, हम भी बौद्ध धर्म मान रहे हैं, तो आप भी बौद्ध धर्म नहीं। ऐसा नहीं किया, जो इसको जो धर्म है मानना उसका मानिए। शुरुआते से हम लोग के भारत ऐसा है जिसमें हम लोग हर धर्मों को मतलब क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, हर धर्मों को हम सम्मान करते हैं कि नहीं? ऐसे ही नहीं बोला जाता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यानी कि शुरुआते से हम लोग सब धर्मों की इज्जत करते आ रहे हैं। कुछ होता है मतलब
विरोधी होता है, जो इधर से उधर करते रहता है, धर्म के प्रति लड़ाईते रहता है, उसको इधर उसको उधर कि तुम ही धर्म के हो, ऐसा वैसा, मतलब लेकिन सबका मेंटलिटी आज के डेट में बहुत अपडेटेड है। सब लोग जानता है कि सबका अपना अपना इच्छा है, जो भी धर्म को माने, सबके लिए सबसे पहला देश प्रेमी होना बहुत जरूरी है। भारत के लोग हैं, भारत के लिए सबसे पहला हमारा भारत है, उसके बाद हमारा धर्म और हम लोग हैं। तो ये हम लोग का सबका मेंटलिटी अब फिक्स हो गया है, पहले वाला बात ऐसा नहीं है। तो यह क्या क्या बौद्ध धर्म को यहाँ अपना लिया और पूरा राष्ट्रीय धर्म में घोषित कर दिया। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, 8वां वर्ष, याद रखिए, राजीव राज अभिषेक का 8वां वर्ष। रुकिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म मतलब क्या कलिंग पर 8वां वर्ष मतलब जो क्या क्या था, राजा बनने के 8वां वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, उसी समय इसने धाम यात्रा का शुरुआत किया था। कौन सा यात्रा का शुरुआत किया था? धाम यात्रा का शुरुआत किया था। तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने राज अभिषेक से कितने वर्ष बाद धाम यात्रा का शुरुआत किया था? तो 8वां वर्ष, यानी कि 8 वर्ष बाद धाम यात्रा का शुरुआत किया था। 10वां वर्ष ये कहाँ गया था? तो 10वां वर्ष कहाँ गया था? बोध गया गया था। कहाँ? बोध, बोध गया। और 20वां वर्ष लुम्बिनी, 20वां वर्ष लुम्बिनी में गया था। तो याद रखिए, लुम्बानी, लुम्बिनी में गया था। लुम्बिनी में कहा गया था? लुम्बिनी में गया था। तो याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ने राज अभिषेक के 8वां वर्ष में 2 काम किया, एक कलिंग पर आक्रमण किया और दूसरा धाम यात्रा शुरू किया। 10वां वर्ष सम्राट अशोक ने बौद्ध गया गया और 20वां वर्ष लुम्बिनी। सम्राट अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात और हुआ। क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति। आप लोग के हम बौद्ध धर्म जब पढ़ाए होंगे तो बताएंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। आप लोग याद कीजिए, हम आप लोग को पढ़ाए होंगे, जब बौद्ध धर्म अपना पढ़ा रहे होंगे उस समय पढ़ाए होंगे कि सम्राट अशोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोंगली पुतिस। कौन कर रहे थे? मोंगली पुतिस। और कब यह हुआ था? 255 बीसी में। कहीं कहीं 253 में मिल जाता है, लेकिन 255 बीसी में कौन हुआ था? बौद्ध, द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। किसके शासन काल में? सम्राट अशोक के शासन काल में। तो आप लोग यहाँ से भी ये बौद्ध धर्म थोड़ा भी अपडेट हो गया, ये बात आप लिए याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन कर रहे थे? मोगली पुतिस, मोगली पुतिस। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुतिस। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुतिस थे। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो आप लोग को अशोक, सम्राट अशोक के बारे में इतना जानकारी आप लोग को आज दे दिए हैं। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे 14 14 जो शिलालेख अशोक के द्वारा लिखा गया, उपदेश दिया गया, उसके बारे में। 7 वो स्तंभ लेख है लगभग, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हर दिन 2 बजे से 2 से 3 पीएम में हम लोग का हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा है। किसका हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा है? जिसमें चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। हर चैप्टर से हम लोग कितना क्वेश्चन उठा रहे हैं? 50 क्वेश्चन उठा रहे हैं चैप्टर वाइज। दूसरा हम लोग का क्लास चल रहा है 6 से 7। कितना बजे? 6 से 7 सब लाइव होता है मोबाइल से। 6 से 7 में क्या चला? CDP। और टारगेट इसका है फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसका सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसका एकदम मतलब पूरा डिटेल अध्ययन करवाया जा रहा है। उसमें आप लोग को थ्योरी और क्या क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवाया जा रहा है। और तीसरा क्लास हर रात 9 बजे होता है, 9 से 10 पीएम में। शाम में क्या लगा लीजिएगा? पीएम, क्योंकि शाम के टाइम मिल पाता है, दिन में तो हम लोग खुद इधर उधर रहते हैं। 9 से 10 में
क्या चाह रहा है? पॉलिटी चाहता है। क्या चलता है? पॉलिटी। इसमें हम लोग भी चैप्टर वाइज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? चैप्टर वाइज एमसीक्यू। एकदम एमसीक्यू खाटाखाट आंसर करते जाइए। एकदम चैप्टर वाइज रहता है, मतलब संविधान के अनुच्छेद से, भाग से, ये सब होता है चैप्टर। प्रस्तावना हो गया, ये सब से मतलब 50 एमसीक्यू एकदम याद हो जाएगा। याद होने का फुल गारंटी है। तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो ये टाइम में जरूर ज्वाला जी के चैनल पर जुड़ा कीजिए। चैनल का नाम याद रखिएगा, कौन सा? ज्वाला जी के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिले कल नेक्स्ट वीडियो में सम्राट अशोक के शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेख के जानकारी के साथ।